I am Dilip Kumar Verma. I welcome you all on my YouTube channel, Kumar Dilip's English. Dear friends, today I am going to focus about the basic of English. How to recognize and translate simple Hindi sentences into English. Today I am going to teach you. I am going to tell you about the basic functions of Hindi sentences into English. So, let's start. But before starting the class, I would like to request all of you, just take your pen and copy with you, because if you are weak in this field, then you will have to take the help pen and copy again and again. So that's why just take with you before starting the class. So take your pen and copy. I think you may have taken. So दोस्तों, होता क्या है कि कभी कभी आप हिंदी के सेंटेंसों को पहचान ही नहीं पाते हैं कि हिंदी का सेंटेंस ऐसा आपने क्या सोच लिया कि उसके लिए अंग्रेजी का नियम क्या होगा। देखिए, हिंदी के सेंटेंसों को इंग्लिश में करने के लिए सबसे पहले आपको केंद्रित होना पड़ता है आपके अपने हिंदी के सेंटेंसों पर। आपने जो हिंदी का सेंटेंस सोचा, क्या आप उस हिंदी के सेंटेंस का पहचान कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो हम सबसे पहले भी जानेंगे कि हम हिंदी के सेंटेंसों को पहचान कैसे करते हैं, कि किस हिंदी के सेंटेंस को अंग्रेजी के किस नियम पर लेके हम जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही होता है दोस्तों, यदि आप हिंदी के सेंटेंसों का जब तक पहचान नहीं कर पाते हैं, आप कल्पना करिए कि यदि आप क्लास 10 या क्लास 12 में होंगे, तो आपकी एग्जाम के दौरान में ट्रांसलेशन 10 नंबर या 5 नंबर का आता है। आप जब ट्रांसलेशन की क्वेश्चन जब देखते हैं तो आपके सामने समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं कि आप हिंदी के सेंटेंसों का पहचान ही नहीं कर पाते और तुरंत आप नर्वस हो जाते हैं कि कैसे उसको मैं ट्रांसलेट करूं। यदि समस्या आपके सामने ऐसी होती है तो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूं कि कैसे हम सबसे पहले हिंदी के सेंटेंसों का पहचान करते हैं। तो जरा ध्यान देंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। हिंदी के सेंटेंसेस का पहचान करने से पहले मैं आपके सामने कुछ विकल्प रखता हूं, जरा देखूं कि क्या आप उस चीज को समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं। तो जरा आप अपनी कॉपी पर लिखने का प्रयास करिएगा कि ऐसा हिंदी का सेंटेंस लिखिए जिसकी शुरुआत आप क्या से कर पाए और उसका अंत या तो है पर, या तो हूं पर, या तो हो पर आप कर दें। आई होप आपने इनमें से किसी भी प्रकार का हिंदी आपने जरूर बनाया होगा। यदि आपने हिंदी का सेंटेंस बनाया होगा कि शुरुआत क्या से किया होगा और अंत है हो पर, तो हो सकता है कि वो सेंटेंस आपका होगा, क्या रामू खेलता है। यदि आपने सेंटेंस ऐसा ही कुछ बनाया होगा या किसी भी प्रकार का हिंदी का सेंटेंस बनाया होगा, अंत में अगर आपका है हो इन तीनों में से कोई एक आया होगा, तो दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा, ये है हो शब्द हमको क्या पहचान बता रहा है, ये हमको क्या कह रहा है, ये इंग्लिश में ले जाने के लिए हमारी क्या सहायता करता है। यही ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों। यहाँ पर ये जो है हो देख रहे हैं ना, ऐसे कितना से भी बड़ा से बड़ा हिंदी का सेंटेंस आप सोच लीजिए, चाहे कोई बोल दे, आप अंत में है हो देख लेते हैं, तो ये हमको हेल्प करता है। क्या करता है? हेल्प। हेल्प से तात्पर्य मेरा है सहायता करना, अर्थात ये सहायता करता है। इसका मतलब कि ये हिंदी भाषा में हमको सहायता कर रहा है, तो ये हिंदी भाषा की क्या हो गई? सहायक क्रिया। जब ये हिंदी भाषा में हमारी सहायता करता है तो हम इसको हिंदी भाषा की सहायक क्रिया कहते हैं। और ये सहायक क्रिया हमको सहायता करके ये बताती है कि ऐसे हिंदी के सेंटेंस जिनके अंत में है हो शब्द आता है, उस हिंदी के सेंटेंस को हम अंग्रेजी में यदि बनाएंगे तो उसके लिए प्रेजेंट टेंस के नियम पर ले जाके सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, ऐसे आप लाखों सेंटेंस बना सकते हैं जिनका आप पहचान आप ऐसे ही करेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो है हो शब्द देख रहे हैं ना, ये हिंदी भाषा की क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। अंग्रेजी में जब हम इसकी बात करते हैं तो अंग्रेजी में इसी है हो को अलग अलग हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से उसको समझा जाता है, जाना जाता है। वो हेल्पिंग वर्ब्स आपके जैसे ये आगे हम क्रम बढ़ाएंगे, आगे की वीडियोज को जैसे हम लेके चलेंगे इंग्लिश टू इंग्लिश पर, फिलहाल अभी मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में कनेक्शन करके बताना चाहता हूँ कि आप हिंदी और इंग्लिश की बातों को पहले कनेक्ट करने का प्रयास करिए, आप उसको जोड़ने का प्रयास करिए। तो ये वहां का बात होगा, हम वहां आपको लेके आएंगे इस है हो को कैसे इंग्लिश में किन किन शब्दों के माध्यम से जाना जाता है। ठीक है, फिलहाल आपने इसको देखा।
नेक्स्ट आते हैं, आप फिर से अपनी पेन एंड कॉपी की सहायता लेंगे। आप एक और हिंदी का सेंटेंस लिखिए जिसकी शुरुआत आप क्या से तो जरूर करिए, लेकिन आप उसका अंत कर दीजिए था पर, या तो थे पर, या तो थी पर। जी, आई होप आपने किया होगा। यदि आपने सेंटेंस बनाया होगा कि क्या वह खेलता था, या इससे मिलता जुलता किसी भी प्रकार का आपने हिंदी का सेंटेंस बनाया होगा जिसकी शुरुआत आपने क्या से किया होगा लेकिन अंत आपने था से किया होगा, या थे पर या तो थी पर। ऐसे हिंदी के सेंटेंसों को जब हम इंग्लिश में लेके चलते हैं तो ये था थे थी हमारी हेल्प करता है, और हेल्प करके ये हिंदी भाषा का हेल्पिंग वर्ब हेल्प करता है, और हेल्प करके हमको ये बताता है कि ऐसे हिंदी के सेंटेंसों को हम अंग्रेजी में बनाते हैं पास्ट के नियम पर। ठीक है, इज इट क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ऐसे लाखों हिंदी के सेंटेंस आप सोच लीजिए, चाहे कोई बोल दे आपके सामने, आप था थे थी वाले जितने भी हिंदी के सेंटेंस सोचेंगे उन सारे था थे थी वाले हिंदी के सेंटेंस जो को पास्ट के सिवाय कोई दूसरा रूल नहीं होता है कि आप उस पर ले जाके बना सकते हैं। तो जरा ध्यान देंगे, ये था थे थी जो शब्द देख रहे हैं ये हिंदी भाषा की क्या है? सहायक क्रिया। इस सहायक क्रिया को जब हम अंग्रेजी में चलेंगे तो वहां पर जानेंगे कि हम इस था थे थी के लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करके इसकी सप्लीमेशन कर सकते हैं, इसकी पूर्ति वहां पर करते हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक वैसे ही एक और हिंदी का सेंटेंस आप लिखने का प्रयास करेंगे जिसकी शुरुआत क्या से तो आप करें, लेकिन उसका अंत आप करेंगे होगा, होगी, होंगे पर। चलिए स्टार्ट करिए। मैंने लिखा नहीं लेकिन आपने बिल्कुल शुरू कर दिया होगा। शुरुआत क्या से करिएगा लेकिन अंत कहां करना है? होगा, होगी, या तो होंगे, या सीधे गा गे गी पर भी आप हिंदी के सेंटेंस का अंत कर सकते हैं। तो बिल्कुल शुरू किए होंगे आप लोग। उम्मीद है कि आपने सेंटेंस कुछ ऐसा ही बनाया होगा कि क्या वह खेलेगा, सॉरी, क्या वह खेलेगा। देखिए आपने हिंदी का सेंटेंस हो सकता है कि ऐसा ही लिखा होगा, कुछ मिलता जुलता, या तो आपने बिल्कुल अलग ही लिख दिया होगा कि क्या वह खेलता होगा। कोई दिक्कत नहीं, हमको मतलब है कि हिंदी के सेंटेंस के अंत में या तो होगा, या तो होगी, या तो होंगे देखने को मिले, या तो गागेगी, इनमें से किसी एक को देखने को हमको देखना है यहाँ पर, और आपने इसमें से किसी एक को जरूर लिखा होगा। अब जरा आते हैं मुद्दे पर। आपने देखा कि इस हिंदी के सेंटेंस के अंत में मैंने क्या लिखा? खेलेगा, गा। ये गा हमको क्या कर रहा है भैया? हेल्प कर रहा है। हेल्प क्या कर रहा है? ये हेल्प करके हमको ये बता रहा है कि आपने जो हिंदी का सेंटेंस सोच दिया है ना, आप लाख प्रयास कर ले कि मैं पास्ट के नियम पर बनाऊं, आप बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये रूल कहता है कि आप इस रूल को बनाएंगे तो केवल किस पर बनाएंगे? फ्यूचर टेंस के नियम पर बनाएंगे। फ्यूचर के सिवाय किसी दूसरे रूल पर ऐसा सेंटेंस को बनाया ही नहीं जा सकता है। तो इस तरह से ये आपका खेलेगा, ये गा गे गी को बनाने के लिए हम फ्यूचर टेंस की सहायता लेते हैं और फ्यूचर टेंस पर इसको बनाते हैं। अतः ये होगा, होगी, होंगे, ये हेल्पिंग वर्ब है। किस भाषा की? तो हिंदी भाषा की। ये हिंदी भाषा की सहायक क्रिया है। अब हम अंग्रेजी में बात करें तो अंग्रेजी में जब हम बिल्कुल अब इसको लेके आपको बताना चालू करेंगे कि कैसे हिंदी के सेंटेंसों को अंग्रेजी में बनाते हैं, तो वहां पर मैं सारी बातों को आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप बताना चालू करूंगा। अभी फिलहाल मैं जो चीज आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल वैसे लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको हिंदी के सेंटेंसों को समझ में नहीं आते कि भाई कैसे हिंदी के सेंटेंस को हम पहचान करें, कौन से रूल को उस पर अप्लाई करें। ये वैसे लोगों के लिए मैं ये खास करके मैं चीजें ऐसे बता रहा हूँ आपको। लेकिन यदि आपको ये चीजें आती है पहले से तो खैर थोड़ा सा बोर आपको फील हो सकता है, लेकिन आप घबराइए मत। मैं जैसे ही इसके आगे की वीडियो आपके सामने में लेके आऊंगा उस वीडियो में बिल्कुल इसका रिलेशन आपको उसमें देखने को मिलेगा। अगर वहां आप जितना तेज पकड़ेंगे, जितना तेज कैच करेंगे, उससे कई गुना तेज आप उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। इस तरह से आप जरा ध्यान दें बारीकी से। तो मैंने आपको क्या बता दिया? मैंने आपको बता दिया कि समय किसी भी व्यक्ति के जीवन में 3 तरह से आता है, और वो समय कैसे आता है तो आपने बताया कि ऐसे हिंदी के सेंटेंस जिनसे
हमको किसी व्यक्ति के जीवन में किसी कार्य को शामिल होने का या किसी कार्य को जारी होने का बोध होता है, ऐसे हिंदी के सेंटेंस को हम कहते हैं प्रेजेंट। और ऐसे हिंदी के सेंटेंस हमको जिससे ये पता चलता है कि कोई क्रिया किसी व्यक्ति के जीवन से व्यतीत हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, उसको हम पास्ट कहते हैं। और ऐसी क्रियाएं जिससे हमको ये पता चलता है या ऐसी अवस्था जिससे हमको ये पता चलता है कि कोई घटना किसी व्यक्ति के जीवन में भी आएगी, अभी वो घटना उसके जीवन में शामिल होगी, ऐसे हिंदी के सेंटेंसों को हम बनाते हैं फ्यूचर टेंस के नियम पर, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इस तरह से ये मैंने आपको क्या बताया, टेंस का पात्र परिचय, कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, इनका पहचान कैसे करते हैं हिंदी भाषा में। आपने अभी आपके सामने मैंने अभी सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप रखा। अब थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे हमारी समस्या फिर आगे आ जाती है कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तो हमने ये 3 पार्ट देख लिया टेंस का। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी हिंदियां होती हैं कि इसी है हो पर कुछ नए प्रकार के परिवर्तन लेके आती हैं। इस पास्ट वाले में जो हमने अभी देखा हिंदी का सेंटेंस के अंत में था तेती, स्वाभाविक है कि हम था तेती देखते हैं, तो ऐसे हिंदी के सेंटेंस को हम पास्ट जरूर कहते हैं। लेकिन जरा ध्यान देंगे, जब हम पास्ट ऐसे हिंदी के सेंटेंस को कहते हैं तो हिंदी में था थी के अलावा कुछ और भी, था थी के साथ साथ उस हिंदी में कुछ और परिवर्तन हो जाता है, जिस परिवर्तन को जब हम समझते हैं तो उसको पास्ट का सब टेंस कहते हैं। ठीक उसी प्रकार फ्यूचर में जब हम चलेंगे तो फ्यूचर तो ये अपना खुद का इसका एक पहचान हो गया कि होगा, होगी, होंगे, अंत में जरूर आएगा। लेकिन इसके साथ में हिंदी में थोड़ा सा और परिवर्तन होता है, और उस परिवर्तन को सीखना ही हमारा कहलाता है फ्यूचर टेंस का डिटेल में स्टडी करना। कैसे इसको हम जानेंगे, आइए इस पर फोकस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मैं आपकी चर्चा करूंगा कि एक टेंस में वो आने वाले कौन कौन से भाग हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, ये भाग जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये पार्ट्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये पार्ट्स अलग अलग नहीं होते हैं। जो पार्ट्स मैं आपको प्रेजेंट में बताऊंगा वही पार्ट आपका पास्ट का भी होता है, वही पार्ट आपका फ्यूचर का भी होता है। तो अगर जिस प्रकार आपने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का हिंदी से आपने पहचान किया, अगर आप उन चारों का पहचान कर लेंगे तो बड़े आसानी से बता सकते हैं कि वो चारों जब प्रेजेंट के साथ जुड़ेंगे तो नई हिंदी कैसे बनाएंगे, पास्ट के साथ जुड़ेंगे तो कैसे नई हिंदी का निर्माण करेंगे, फ्यूचर के साथ जुड़ेंगे तो कैसे नई हिंदी का निर्माण करेंगे। तो आइए जरा चलते हैं। इन चारों में से मैंने पहला लिखा आपके सामने INDEFINITE, इंडेफिनिट। ये शब्द आपके लिए नया नहीं है, बिल्कुल आप इसको सुनते आ रहे हैं, लेकिन समस्या आपके सामने ये आ जाती है कि आप उसको देर तक टिका नहीं पाते। मैं तरीका आपको बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे वीडियोस को, जो भी चीजें मैं इसमें सेट करूंगा अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे, अगर एक स्टेप भी थोड़ा सा गड़बड़ करेंगे तो हो सकता है कि पहचान करने में आपको दिक्कत हो या तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप, तो थोड़ा ध्यान देंगे। इंडेफिनिट क्या कहता है, ये कहता है एक वाक्य जब हम लिखे थे तो आपको ध्यान होगा कि एक वाक्य में कई सारे शब्द लिखा था। जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा था कि क्या रामू खेलता है, तो उसमें क्या रामू खेलता है, अलग अलग शब्द आए थे। उन सारे शब्दों का अपना अपना नाम होता है। एक वाक्य में क्या क्या है वहां पर, ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन है। रामू क्या है वहां पर, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। खेलता क्या है वहां पर, ये अपने आप में भी क्या है, क्वेश्चन है। और है वहां पर क्या है, ये अपने आप में भी एक क्वेश्चन है। यदि आप क्वेश्चन करेंगे जैसे उस प्रश्न के सारे शब्दों पर, ऑटोमेटिक आपको उसका हल निकल के आएगा। कैसे आएगा, तो आइए जरा चलते हैं। अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा कि क्या रामू क्रिकेट खेलता है, इसमें क्रिकेट को खेलने का काम कौन कर रहा है, तो आपका आंसर होगा कि रामू। इसका मतलब कि जो रामू शब्द है, यह रामू क्या है, सब्जेक्ट है। कौन सी क्रिया को कर रहा है, तो खेलने की क्रिया को, अर्थात खेलना क्या है, क्रिया। क्या है भैया, क्रिया। ये शब्द आपका खेलना क्या है, आपका क्रिया। अब जरा ध्यान देते हैं कि हमको किस मैटर पर आपको लेके चलना है। मैंने सेंटेंस आपके सामने लिखा है इंडेफिनिट। ये क्या कहता है, जरा इस पर विचार करेंगे। ऐसे हिंदी के सेंटेंस, ऐसे हिंदी के वाक्य जिसकी क्रिया ता ते ती पर
समाप्त हो। ऐसे हिंदी के वाक्य जिसकी क्रिया ताते ती पर समाप्त हो उसे हम कहते हैं इंडेफिनिट। ऐसी क्रिया जिसका अंत ताते ती, क्रिया माने वह शब्द जिससे किसी कार्य को करने का बोध हो, वह शब्द जिससे किसी को कुछ कहने का बोध हो, उन सारे शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूं, जैसे खेल प्लस ता इक्वल टू खेलता। देखिए खेल में क्या लगा है, ता, खेल प्लस ती इक्वल टू खेलते। फीमेल के लिए, ये मेल के लिए आएगा, खेल प्लस ते इक्वल टू खेलते, ये प्लूरल के लिए आएगा। चलो ध्यान देंगे, इन तीन शब्दों को मैंने निर्माण किया ताते थी जोड़ के, ये बस आपको दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए कि कैसे ये जुड़ते हैं। ठीक है, आप इसका प्रयोग हमेशा करते हैं, बस आज मैं आपको ये थोड़ा सा ये इंडेफिनिट का रिकॉग्निजेशन दिखाने के लिए मैं आपको कर रहा हूं। खेलता, खेलती, खेलते हैं। ठीक है, इसको एक वाक्य के माध्यम से देखते हैं। ये तो हमने जोड़ना सीख लिया, अब एक वाक्य में कैसे आएगा, कैसे पहचान करेंगे, जरा ध्यान देंगे। सेंटेंस है कि क्या रामू पढ़ता है। दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा, एक बात है यहाँ पर आपके सामने, ये तो मैंने बहुत छोटा सेंटेंस लिखा है। जब आपके सामने ट्रांसलेशन आता है या जब आपकी इच्छा होती है हिंदी के सेंटेंसेस को अंग्रेजी में करने की, तो आपके सामने इतने छोटे छोटे तक ही सेंटेंस सीमित में नहीं आते हैं। आप ऐसे सेंटेंस सोच लेते हैं कि उसमें कई सारे शब्द आ जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं उसी में, आपकी उसको मैं बनाऊं कहां से। आप कंफ्यूज मत होइएगा, कितना सभी बड़ा से बड़ा हिंदी का सेंटेंस आप सोच ले, चाहे कोई बोल दे, आप बिल्कुल मत घबराइए। आप उस हिंदी के सेंटेंस के सबसे पहले अंत में जाइए, यही इसका देखिए ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट वाली बात बता रहा हूं मैं आपको। कितना से बड़ा हिंदी का सेंटेंस है, आप उस हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में करने से पहले आप सबसे पहले उसके हिंदी का अंत जरूर देख लें, वरना आपसे गलती हो सकता है। लिखा है होगा, हो सकता है कि आपने अंग्रेजी का कोई अलग दूसरा हेल्पिंग वर्ब लगा के आप उसको बना देंगे, सेंटेंस गलत हो जाएगा और आपका नंबर कट सकता है यदि आप एग्जाम नहीं है तब। ध्यान दीजिएगा, हमने अंत कहा, अंत क्या हुआ है भैया जरा देख लीजिए, क्या रामू पढ़ता है क्या बता रहा है बता रहा है कि यह प्रेजेंट, यह हिंदी का सेंटेंस आपका किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। चलिए एक चीज हमने डन कर दिया कि यह सेंटेंस प्रेजेंट में, अब हमको भागना नहीं है, हमको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। वी आर नॉट टू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम आवर वे, जस्ट कैरी ऑन, जारी रखिए इसी पर। आपने देखा कि यह सेंटेंस प्रेजेंट में है, अब प्रेजेंट में हम सीमित हो गए। अब प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं, पहले मैंने चर्चा में रखा, उसमें से पहले को मैंने चर्चा में रखते हुए दिखा भी दिया कि ऐसे हिंदी के सेंटेंस जिनकी क्रियाएं ता ते ती पर समाप्त होती है उसी को हम क्या कहते हैं, इंडेफिनिट कहते हैं। आइए जरा यहाँ पर, क्या रामू पढ़ता है से हमने पता किया कि सेंटेंस प्रेजेंट का है। अब ता से पता करेंगे कि क्या यह ता पास्ट का है, प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है। तो हमने तो है से पता कर ही लिया है कि प्रेजेंट का है, अब ता से पता करेंगे कि प्रेजेंट के इंडेफिनिट में है कि नहीं। तो देखिए जरा, पढ़ में ता क्या बता रहा है, ता बता रहा है कि इंडेफिनिट टेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये पूरा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम पर है। अब इसका जो भी रूल होगा आप उस रूल को रख देंगे तो ये सेंटेंस इंग्लिश में चला जाएगा। मैं उस रूल की चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको अंग्रेजी आज के क्लास में नहीं लेके चलूंगा, बस कनेक्शन को रिलेट कर रहा हूं कि कैसे हम उसको पहले पहचान करते हैं, कैसे हिंदी के सेंटेंस सोचते हैं तो उसी को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट करते हैं। ये बस आपको दर्शाने के लिए तो दर्शाया मैंने। हिंदी के सेंटेंस के अंत में है दिखाया प्रेजेंट, क्रिया का अंत ता पर, ते पर, ती पर, इन तीनों में से किसी एक पर किया अर्थात इंडेफिनिट। अर्थात ऐसे हिंदी के सेंटेंस जिनके अंत में क्रियाएं ता है, ती है, ते हो पर समाप्त होती है, उन सारे हिंदी के सेंटेंस को ही हम इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम पर बनाते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसी सेंटेंस को परिवर्तित किया जा सकता है। क्या परिवर्तित किया जा सकता है, देखिएगा जरा ध्यान से। मैंने कहा कि कभी भी हिंदी का सेंटेंस आपको अंग्रेजी में करना हो, उस हिंदी के सेंटेंस का क्या देखना चाहिए, अंत। आइए जरा मैं अंत दिखाता हूं। इस हिंदी के सेंटेंस को आप ही ने देखा था और आप ही ने बताया कि यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। जरा ध्यान देंगे यहाँ पर,
क्या रामू पढ़ता था। अगर सेंटेंस में मैं है की जगह पर था कर दिया तो आपका हिंदी का सेंटेंस बिल्कुल कहां चला गया, पास्ट में। था बता रहा है कि पास्ट टेंस है और यहाँ पर क्रिया पढ़ता बता रहा है कि इंडेफिनिट है, अर्थात सेंटेंस आपका पास्ट के इंडेफिनिट में चला गया। इसमें चला गया, पास्ट के इंडेफिनिट में। ठीक है, अब जरा ध्यान देंगे। ठीक इसी था की जगह पर अगर मैं कर दूं कि क्या रामू पढ़ता, हिंदी में क्या जोड़ देंगे, रहा रही रहे। जैसे एक सेंटेंस है, क्या वह पढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर है क्या बता रहे, देखिए मैंने पहले ही कहा कि कभी भी हिंदी के सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाने के लिए आप सबसे पहले कहाँ जाया करिए, उस हिंदी के सेंटेंस के अंत में। देखिए है क्या बता रहा है बता रहा है कि सेंटेंस प्रेजेंट में है, और यहाँ पर पढ़ में रहा बता रहा है कि सेंटेंस किस में है, कंटिन्यूअस में है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये पूरा हिंदी का सेंटेंस प्रेजेंट के किस में है, कंटिन्यूअस में है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगर आप ये पता करना चाहते हैं कि यह कोई सेंटेंस यदि पास्ट के कंटिन्यूअस में होगा तो हम कैसे पहचान करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, पास्ट नाम लेते ही आपके जबान पर था थे थी आ जाना चाहिए। तो अगर यहाँ पर कह देंगे कि क्या वह पढ़ रहा था, तो सेंटेंस हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। यदि आप इस सेंटेंस में होगा, इस था थे थी के जगह पर होगा होगी होंगे कह देंगे, तो यही सेम सेंटेंस चला जाएगा किस टेंस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, आई होप आप बिल्कुल इस बात को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इन तीनों की अपनी खुद की जो हिंदी होती है, वो जो भूल जाएगा हिंदी का सेंटेंस वो बिल्कुल बना ही नहीं पाएगा। इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर अब ये हो जाती है कि क्या आप हिंदी के सेंटेंसों का पहचान कर पाते हैं कि नहीं, और ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये जो तीन टेंस आ रहे हैं, इन तीनों टेंसों का अपना जो खुद का पहचान होता है, आप उसको याद रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है, प्रेजेंट का पहचान हिंदी वाक्य के अंत में है हो, पास्ट का पहचान हिंदी वाक्य के अंत में था थे थी, और फ्यूचर का पहचान हिंदी वाक्य के अंत में होगा होगी होंगे। अब इन तीनों टेंसों के चार चार भाग होते हैं, उन्हीं चारों भागों को मैं बता रहा हूं, जिसमें दो बता दिया हूं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस। अब तीसरा आपके सामने मैं बताने जा रहा हूं, परफेक्ट। PERFECT, परफेक्ट। जरा प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान देंगे दोस्तों, आप इसको परफेक्ट नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, परफेक्ट। क्या बोलेंगे भाई, परफेक्ट। PERFECT, परफेक्ट। क्या कहता है ये, जरा ध्यान दीजिएगा। ये कहता है कि जिस क्रिया का अंत हो जाए चुका, चुकी, चुके पर। क्या कहता है ये, चुका, चुकी, चुके। अब जरा ध्यान देंगे, जिस क्रिया का अंत हो जाए चुका, चुकी, चुके, तो यहां अंग्रेजी में जरा ध्यान दीजिएगा क्या होगा। जब हम इंग्लिश में चलेंगे तो इस चुका, चुकी, चुके के लिए इंग्लिश में एक्शन का थर्ड फॉर्म, किसी भी टेंस में, भैया बता रहा हूं पहले, आप किसी भी टेंस में चुका, चुकी, चुके शब्द का प्रयोग देख लें, हम वहां चुका, चुकी, चुके के लिए एक्शन के कौन से फॉर्म का प्रयोग करेंगे, थर्ड। ठीक है, एक्शन के थर्ड फॉर्म का प्रयोग केवल और केवल उसी टेंस में किया जाता है जिसमें कोई कार्य पूर्ण हो चुका है। अब वो प्रेजेंट में है तो एक्शन का थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्रेजेंट में, पास्ट में है तो वहां पर भी एक्शन का थर्ड फॉर्म, फ्यूचर में होगा तो वहां पर भी हम एक्शन का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब सेंटेंस के माध्यम से जरा देख लेते हैं। एक सेंटेंस है कि क्या आप पढ़ा चुके हैं, क्या आप पढ़ा चुके हैं। आइए चलते हैं पहचान करने के लिए। मैंने पहले कहा कि कितना से भी बड़ा हिंदी का सेंटेंस हो, सबसे पहले आप उस हिंदी के सेंटेंस के कहा जाया करिए, अंत में जाइए। अंत में जाने से हमको पता चलता है कि कोई हिंदी का सेंटेंस किस टेंस में है, इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में से। तो हमने पता किया कि यह सेंटेंस है, बता रहा है कि सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस में है। ठीक, अब यहाँ पर आई हुई क्रिया चुके ये बता रही है ये सेंटेंस प्रेजेंट में तो है, लेकिन प्रेजेंट के किस पार्ट में है, तो ध्यान देंगे, क्रिया का अंत चुके बता रहा है कि सेंटेंस हमारा किस टेंस में है, परफेक्ट में है। अर्थात
ये हमारा हिंदी का सेंटेंस प्रेजेंट के किस में है? परफेक्ट में है। किस में है भैया? प्रेजेंट के परफेक्ट में है। आपने देखा कि यहाँ पर प्रेजेंट का परफेक्ट मैंने कैसे आपको कोरिलेट करके बताया है, बता रहा है कि प्रेजेंट और चुके बता रहा है कि परफेक्ट। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यह सेंटेंस बस यहाँ है की जगह पर आप खुद बताइए कि मैं क्या कर दूं कि पास्ट का परफेक्ट हो जाए। आंसर अबे बारे, जी हाँ बिल्कुल सही। बस इस चुका चुके के बाद क्या आप पढ़ा चुके थे, अगर मैं थे कर दूं तो यह हिंदी का सेंटेंस चला जाएगा किस टेंस में? पास्ट के परफेक्ट में। ठीक है, आप फिर से बताएंगे, आप ही लोग, मैं नहीं बताऊंगा। चलिए फिर से सभी लोग बताइए कि इस थे की जगह पर मैं ऐसा क्या बदल दूं, कौन सा शब्द रख दूं कि इसका नाम हो जाए फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आपकी बारी। बिल्कुल सही, बिल्कुल। यहां पर हम क्या लिख देंगे भाई? बस हम यहां पर लिख देंगे चुके होंगे, तो सेंटेंस चला जाएगा किस टेंस में? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चला जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। दोस्तों ये मैंने आपको 4 भाग होते हैं, जिसमें से मैंने तीसरा आपको बताया परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। चौथा क्या होता है भैया? PERFECT, परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या कहता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस ये कहता है कि कोई क्रिया जारी तो हो, लेकिन उसके जारी होने का समय दिया हो। कोई क्रिया चल रही है आपके लाइफ में, कोई क्रिया चल रही थी आपके लाइफ में, कोई क्रिया चल रही होगी आपके लाइफ में, लेकिन कब से वो सोर्स ऑफ टाइम जरूर दिया होगा, वो पीरियड ऑफ टाइम जरूर दिया होगा, वो पॉइंट ऑफ टाइम जरूर दिया होगा। इसलिए मैं इसको हिंदी के माध्यम से पहचान बताऊंगा, तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप इसकी हिंदी में मत उलझिएगा, आप इस हिंदी को मैं छोड़ रहा हूं, जब मैं नेक्स्ट की क्लास में लेके आऊंगा। ध्यान दीजिएगा, डे फर्स्ट चल रहा है भैया, वेरी फर्स्ट डे यू आर वाचिंग दिस वीडियो, सो दैट्स व्हाई आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जस्ट डू वॉच दिस वीडियो टू डू वेल परफॉर्मेंस in the next class. Okay, so during the first day of the class I am teaching these all the matters. After this you won't see these all the matters on the whiteboard. Okay, so ध्यान देंगे भैया। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चौथा होता है। हिंदी का पहचान लिख के नहीं करेंगे हम लोग, लिख के करेंगे कंफ्यूजन होगी। आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने अब तक आपको बताया कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सबसे पहले हमने आपको ये बताया कि कितना से भी बड़ा से बड़ा हिंदी का सेंटेंस हो, हम सबसे पहले उस हिंदी के सेंटेंस के अंत में जाते हैं। अंत में हम इसलिए जाते हैं ताकि हमको पता हो कि वो हिंदी का सेंटेंस किस टेंस में है। तो अंत में जाने से हमको ये पता होता है, अंत में जाएंगे यदि है हो शब्द लगा होगा तो वो प्रेजेंट टेंस का परिचय देता है, यदि था थे थी लगा होगा तो वो पास्ट टेंस का परिचय देता है, यदि होगा होगे होंगे लगा होगा तो वो फ्यूचर टेंस का परिचय देता है। ठीक है, फिर मैंने बताया आपसे कि एक टेंस के 4 उपटेंस होते हैं। कितने होते हैं भैया? 4, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट, और अंतिम होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इंडेफिनिट कहता है कि यदि क्रिया का अंत ता तेती, उस वाक्य में आई हुई क्रिया का अंत ता तेती पर होगा तो इंडेफिनिट है, लेकिन अंत में है होगा तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट, अंत में था होगा तो पास्ट का इंडेफिनिट, और अंत में होगा तो फ्यूचर का इंडेफिनिट। कितना सिंपल है, ध्यान देंगे। ठीक उसी प्रकार कंटिन्यूअस के लिए मैंने बताया, कंटिन्यूअस कहता है कि ऐसे हिंदी के सेंटेंस जिनके अंत में क्रियाएं समाप्त होती हैं रहा, रही, रहे पर, उसे बनाते हैं कंटिन्यूअस टेंस के नियम पर। लेकिन ये कंटिन्यूअस यदि प्रेजेंट का होगा तो देखिए प्रेजेंट वाली हिंदी जोड़ दीजिए रहा के बाद, अगर प्रेजेंट का होगा कंटिन्यूअस तो रहा है, रही है, रहे हो हिंदी का पहचान होगा। अगर वो पास्ट का हो जाएगा कंटिन्यूअस तो हो जाएगी हिंदी रहा था, रही थी, रहे थे। यदि वह कंटिन्यूअस फ्यूचर का होगा तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये हिंदी का पहचान हमारा हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार तीसरा होता है परफेक्ट। परफेक्ट कहता है कि हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया का अंत होना चाहिए। कहां पर? चुका, चुकी, चुके पर, तो वो सेंटेंस आपका परफेक्ट में होता है। लेकिन यदि परफेक्ट प्रेजेंट का होगा तो इस चुका, चुकी, चुके के बाद लग जाएगा चुका है, चुकी है, चुके हो। यदि इस चुका, चुकी, चुके के बाद यदि था थे थी लग जाएगा तो यह सेंटेंस हो जाएगा
पास्ट परफेक्ट टेंस का। यदि यह चुका चुकी चुके फ्यूचर के अंत में होगा होगी होंगे लग जाएगा तो यह सेंटेंस हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ठीक है, और अंतिम मैंने आपके सामने रखा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसके लिए मैंने कहा कि हिंदी के हिसाब से चलेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे आप, बस नाम को याद रखेंगे कि अंतिम होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट के साथ जुड़ेगा तो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट के साथ जुड़ेगा तो बनेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर के साथ जुड़ेगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी कि कैसे हिंदी के सेंटेंसों को हम पहचान करते हैं। कल के एपिसोड में हम आगे बढ़ेंगे कि कैसे इन हिंदी के सेंटेंसों को अब अंग्रेजी में बनाते हैं। आज मैंने केवल आपको पहचान कराया, ये ओवरव्यू कराया कि कैसे हम हिंदी के सेंटेंसों को पहले अपने दृश्य में लाते हैं, कैसे हिंदी के सेंटेंसों को हम नामकरण करते हैं। ये नामकरण ही समझिए, आपने नेमिंग दिया कि कैसे हिंदी के सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के नाम देते हैं। ये नाम देने का तरीका आपने अभी जाना। ठीक है, कल के एपिसोड में हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि कैसे हिंदी के सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यदि ये आपको वीडियो पसंद आए तो ध्यान दीजिएगा, आप फीडबैक के तौर पर आप लाइक, कमेंट और इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। यदि आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि आपको नए नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।